अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलें आए आज के एपिसोड नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ओ माय लिटिल स्वैन, बहुत जल्द मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले बहुत जल्द एक गिफ्ट तुम तक पहुंचेगा। प्लीज़ जल्द आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, मेरी बाहों में। ताहयांग खान दीवानों की तरह उसकी तस्वीर से बातें करते हुए बोला। किसे बुलाया जा रहा है अपनी ज़िंदगी में। चुपके चुपके कमरे में दाखिल होते जंगकुक खान ने ताहयांग खान के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, बस तेरी होने वाली भाभी से कह रहा हूँ, ताहयांग खान ने ठंडी आह भरते हुए कहा। वी तो पागल हो चुका है पूरी तरह से, जंगकुक खान ने उसके साथ बैठते हुए कहा। पूरी तरह से प्यार में पागल हो चुका हूँ, बल्कि गोडे गोडे डूब चुका हूँ, ताहयांग खान ने उसकी गोद में सर रखते गंभीर लहजे में बोला। कौन किस में डूब चुका है, बाहर से आती रानिया खान ने कमरे में दाखिल होते पूछा। चची जान, आपका बेटा, और वो भी अनदेखी लड़की के प्यार में, जंगकुक खान ने ताहयांग खान को आंख विंग करते रानिया खान को बताया। बिना देखे मतलब? रानिया खान ने सवालिया नज़रों से हैरान होते पूछा। जी हाँ, लड़की देखी नहीं मौसूफ ने, लेकिन इश्क ने निकम्मा कर दिया है इसे, अब के फिर से जंगकुक खान ने जवाब दिया। अच्छा, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी फैमिली कुछ तो पता होगा ना, रानिया खान ने पुरसोच अंदाज में पूछा। हाँ शुक्र है, मौसूफ को इतना तो पता है। तो फिर कोई टेंशन नहीं, तुम हमें एड्रेस बताओ, वो दिखने में कैसी है ये हम तुम्हें बता देंगे। रानिया खान ने चिल अंदाज में उस हर मसले का हल बताया। आपको हैरत नहीं हुई या टेंशन? मतलब मैंने बिना देखे लड़की पसंद कर ली और आपको उस पर कोई एतराज़ नहीं? ताहयांग खान ने हैरानी से पूछा। इसमें टेंशन की क्या बात है, तेरे बाबा ने भी मुझे बिना देखे ही पसंद कर लिया था। रानिया खान सोफे पर बैठते कुशन अपनी गोद में रखते हुए बोली। मतलब बिना देखे कैसे? जंगकुक खान ने हैरत से पूछा। उन्होंने बस मेरे हाथ और पाँव देखे थे, क्योंकि उस वक्त हमारे इलाकों में औरत को सख्त पर्दे में रखा जाता था और मैंने अपनी तालीम भी पर्दे में ही रहकर मुकम्मल की थी। तुम लोगों के बाबा ने मुझे यूनिवर्सिटी में ही देखते पसंद कर लिया था। वो उस वक्त यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार अटेंड करने आए थे और वहीं देखते मुझे पसंद कर लिया था और दूसरे ही दिन हमारे घर रिश्ता भेज दिया था। मेरा रिश्ता आने पर हवेली में बहुत हंगामा हुआ था और सब मुझे करैक्टरलेस कहने लगे। तो तुम्हारे बाबा ने उस वक्त बताया था कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि उन्होंने तो मेरा चेहरा तक नहीं देखा था। मैं मुकम्मल पर्दे में थी। फिर मेरे बाबा ने पूछा, तो फिर तुमने रानिया खान को कैसे देखकर पसंद कर लिया? तब तेरे बाबा ने बताया कि उन्होंने मेरे हाथ और पाँव देखकर मुझे पसंद किया था, जिस पर सब ने उन्हें सवालिया नज़रों से घूरा और मेरे बड़े भाई तेरे मामून बोले, क्या हम सब तुम्हें पागल लगते हैं या बेवकूफ़? तब तेरे बाबा ने जो बात कही थी उसने तो मुझे भी हैरान कर दिया था। मतलब? हमें भी बताए ना, दोनों ने एक साथ सवाल किया। दोनों की नज़रें अब रानिया खान पर जमी थी। उन्होंने कहा था कि औरत की रंगत और खूबसूरती देखनी है तो सबसे पहले उसके पाँव देखो। अगर तो उसके पाँव और एड़ियों की रंगत फेयर है तो इसका मतलब है कि उसके चेहरे का रंग उसके हाथ पाँव से भी ज़्यादा सफ़ेद और फेयर है, वरना चेहरे का क्या है, इस पर तो लड़कियां आजकल कोई भी फार्मूला क्रीम लगाकर दूधिया सफ़ेद कर लेती हैं। इनकी ये बात सुनते मेरे घर वाले तो क्या, मेरा खुद मुंह खुला का खुला रह गया था। रानिया खान ने मुतजस्सिस अंदाज में जवाब दिया। क्या बात है बाबा की, इनकी बात तो मैं लिख कर रख लेता हूँ। अब अगर किसी लड़की को देखूंगा ना तो पहले पाँव से ही देखूंगा। जंगकुक खान ने शरारती अंदाज में कहा। तुम बताओ वी, तुमने क्या देखा है? रानिया खान ने ताहयांग खान से पूछा। उस इसने तो उनके हाथों पाँव के साथ साथ मैडम की जुल्फ़ें और जंगकुक ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन ताहयांग खान की घुरी पर ब्रेक लगा गया। अच्छा अच्छा, जो भी देखा है, पर वो रहती कहाँ है? इसका एड्रेस और उसके बाबा का नाम, उसकी फैमिली? रानिया खान ने तजस्सुस से पूछा। इसके बाबा का नाम आलियान चौधरी है और इसकी फैमिली, ताहयांग ने जवाब देते हुए कहना शुरू किया तो रानिया खान ने इसकी बात काटते हुए कहा। ये आलियान चौधरी वही तो नहीं जो तुम्हारे बाबा के सबसे बड़े बिजनेस अराइवल हैं? जी हाँ, वही हैं, और आपके मसूफ को उन्हीं की बेटी पसंद आई है, जंगकुक खान ने ठंडी आह भरकर बताया। तो फिर भूल जाओ बेटा। रानिया खान इतना कहते वहाँ से उठकर बाहर की तरफ बढ़ी। लेकिन क्यों माम? ताहयांग ने परेशान होते पूछा। बेटा जी, वो आपके बाबा के सबसे बड़े बिजनेस अराइवल हैं,
क्या इतना काफ़ी नहीं है? रानिया खान ने मुड़ते हुए पूछा। लेकिन मॉम, ताह्यान, बस मैं इतना, इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इसमें मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हाँ, लड़की कोई और होती तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ बात अलग है। वी सॉरी, इस लड़की को भूल जाओ और जल्दी से सो जाओ, सुबह यूनी भी जाना है। गुड नाइट। रानिया खान इतना कहते दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल गई और पीछे ताहियां खान की नींदें हराम कर गई। मैं अभी दाजान से बात करता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि सुबह ही गुजरहान जाएं। ताहियां इतना कहते उठने लगा। वी अभी रहने दे, दाजान सो गए होंगे, सुबह बात कर लेना। अभी 10 बज रहे हैं यार, अभी तक तो बाबा भी वापस नहीं आए, दाजान भी जाग रहे होंगे। ताहियांग ने जंकुक खान से हाथ छुड़ाते हुए कहा। नहीं वी, मैं अभी उनके कमरे से ही आ रहा हूँ, अभी उन्हें मेडिसिन देकर सुला कर आया हूँ। जंकुक की यह आदत बहुत अच्छी थी। वो रात में कुछ देर अपने दाजान और बीजान के पास बैठता था, उनसे बातें करते, उनकी दुआएं और प्यार बटोरता था। जंकुक खान के वालिदैन की डेथ के बाद उसके दाजान और बीजान ने ही उसे पाला था, या फिर ताहियांग हर पल उसके साथ रहते उसे संभालता था। ताहियांग खान की दोस्ती ने ही तो जंकुक खान को जिंदा रखा हुआ था। अच्छा, लेकिन यार ये रात कैसे कटेगी, कब सुबह होगी? ताहियांग खान इतना कहते फिर से अपना मोबाइल पकड़ते उसकी स्क्रीन पर निगाह जमा गया। कट जाएगी, चल अब जल्दी से सोकर रिकॉर्ड तोड़ते हैं, जंकुक खान ने ताहियांग खान को आंख मींग करते हुए कहा। तो दोनों कह कहा लगा के हंस दिए। अच्छा चल, सिर्फ एक गेम हो जाए फिर सो जाएंगे, पक्का प्रॉमिस? ताहियांग खान ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहते गेम जोन ऑन की। वो दोनों जानते थे कि ये गेम अब आर्यन खानजादा के इनके कमरे में आने के बाद ही ख़त्म होगी, फिर चाहे वो रात के 1 बजे लौटे या फिर रात के 3 बजे। और यही होना था, लेकिन ताहियांग खान के साथ क्या होना था ये तो वो तो क्या कोई और भी नहीं जानता था। आलियान अंकल, मुझे इनकी शर्तें मंजूर हैं, वो जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मंगनी आज शाम ही हो जाए, सारा इंतज़ाम मैंने कर लिया है। थोड़ी देर में मेरी बहनें आपकी हवेली पहुँच जाएंगी, वो दोनों महक को देखना चाहती हैं। उम्मीद है कि आपको या फिर आंटी को कोई एतराज़ नहीं होगा। जूँ ही आलियान चौधरी गुंजरहान पहुँचे तो दिलावर चौधरी उनके पास ऑफिस पहुँचते उनसे मिलने के बाद पूछने लगा। अंदाज अजीब सा था। इसे आलियान चौधरी ने महसूस तो किया था, लेकिन अगले ही लम्हे वो इसे अपना वहम समझते सर झटक गए। नहीं बेटा, हमें क्या एतराज़ हो सकता है, इनका अपना घर है, जी जब जी चाहे आए, लेकिन मंगनी ज़रा जल्दी नहीं। आलियान चौधरी ने पूछा। प्लीज़ अंकल, मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करें, मेरी बहनें सिर्फ चंद दिन के लिए ही आई हैं। दरअसल छोटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, अगले वीक तक नहीं उन्हें वापस जाना है। उससे सिर्फ 1 वीक की छुट्टी भी बहुत मुश्किल से मिली है, बस इसी वजह से, वरना मुझे कोई मसला नहीं था, मंगनी आज होती या फिर 1 माह बाद। दिलावर चौधरी ने बहुत तहम्मुल से अपनी मजबूरी बताई। तो क्या जल्दी थी, मैंने हाँ तो कर दी थी ना, तो मंगनी हम अगले साल कर लेते। आलियान चौधरी ने मुतजस्सिस निगाहों से दिलावर चौधरी को देखते हुए पूछा। जी अंकल, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन वो क्या है ना कि जब मैंने अपनी बहनों को बताया था कि मुझे लड़की पसंद आ गई है, तो वो दोनों बहुत खुश और एक्साइटेड हो गई थी और उसी दिन पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक करवा दी। इनका तो बस नहीं चल रहा कि आज ही मेरे सर पर से सेहरा सजा दें। बड़ी मुश्किल से उन्हें मंगनी के लिए राज़ी किया है। उनका कहना है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और अब डिले मत करो। तब मैंने इन्हें महक की पढ़ाई के बारे में बताते बड़ी मुश्किल से मनाया है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं, मेरे पास रिश्तों में सिर्फ 2 बहनें ही हैं, या फिर आप लोग, आप बड़े हैं, आप मुझे मशवरा दें कि क्या करूं। दिलावर चौधरी ने उन्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते कहा और उनके चेहरे के तासुरात से उनके दिल में झांकने की भी कोशिश की। अच्छा तो फिर चलो हवेली चलते हैं, चलकर तुम्हारी आंटी को भी बताते हैं और कुछ खाना वाना खाते हैं। आलियान चौधरी ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा। नहीं अंकल, आप हवेली जाएं और आंटी को इतला दें और मुझे इजाज़त दें, मुझे अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना है। इंशाअल्लाह ताला शाम में मुलाकात होगी। दिलावर चौधरी आलियान चौधरी को कहते उनसे हाथ मिलाते उनके ऑफिस से बाहर निकल आया। चलो बेटे, मैं भी चलता हूँ, आखिर मुझे भी तो हवेली पहुँचना है और कुछ तैयारियाँ भी तो करवानी है। आलियान चौधरी उसके कंधे पर थपकी देते उसके साथ चलने लगे। अंकल, किसी फॉर्मेलिटी में पड़ने की ज़रूरत नहीं, मेरी बहनें ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हैं, बहुत सादा तबीयत की हैं, आप मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। दिलावर चौधरी ने बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में कहा।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, कैसी हैं आप? आलियान चौधरी हवेली पहुंचते सबसे पहले अपनी मां को सलाम करते मिलकर उनका हाल पूछने लगे। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कब पहुंचे? परवीन बेगम ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। साथ ही अपने हाथ में पकड़ी तस्बीह पर कुछ पढ़ते आलियान चौधरी के सर से पांव तक फूंक मारी। जी अम्मा जान, थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूँ, वो कुछ काम था ऑफिस में, वो ख़त्म करने के बाद सीधा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आलियान चौधरी ने उनके दोनों हाथों की पुश्त पर अपने होंठ रखते हुए मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। आ गए आप? बताएं कैसी रही मीटिंग, काम हो गया? रोशना बेगम भी किचन से निकलते उनकी तरफ बढ़ती पूछने लगी। सब ठीक रहा और सब अच्छे से हो गया। ये मेरे घर की रौनकें किधर हैं? आलियान चौधरी ने मुस्कुराते हुए रोशना बेगम की तरफ देखते जवाब दिया और इधर उधर नजरें घुमाते पूछा। और कहाँ होंगी? फिर से कोई खुराफात सोच रही होंगी। अब ठीक जो हो गई हैं, परवीन बेगम ने नखवत से मुंह बनाते हुए कहा। अम्मा जान प्लीज़, इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, प्लीज़ कोई ऐसी बात मत कहें जिससे मुझे तकलीफ़ हो। और वैसे भी मेरी परियां करती ही क्या हैं, बस छोटी मोटी शरारतें। इतना तो हक है उनका, और वैसे भी मैं इन्हें कुछ दिनों तक यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। फिर वो ना किसी को नजर आएंगी और ना ही किसी की आंखों में चुभेंगी। आलियान चौधरी ने पहले इल्तिजाइया लहजे में कहा और फिर चिढ़ते हुए कहा। क्या क्या कहा तूने आली? फिर से कहना। क्या तू अब अपनी इन बेटियों के लिए मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चला जाएगा? परवीन बेगम ने बेचारगी का अंदाज अपनाते हुए कहा। अम्मा जान, इसीलिए तो आपसे कहा है कि मेरे साथ चलें, लेकिन आपको तो ये हवेली नहीं छोड़नी। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी बच्चियों को पढ़ाना है मुझे, इन्हें इनके पाँव पे खड़ा करना है ताकि वो कल को किसी की मोहताज ना हो। इसके लिए मुझे इन्हें यहाँ से ले जाकर इस्लामाबाद में शिफ्ट होना पड़ेगा। आप मेरी मजबूरी समझें अम्मा जान। मैं इन्हें वहाँ हॉस्टल में अकेला नहीं रहने दे सकता, और यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। मैं मजबूर हूँ अम्मा जान। अगर आपको चलना है मेरे साथ तो चलें, अगर नहीं जाना तो मैं भाई साहब से कह देता हूँ, आप इनके पास रहिएगा, मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आ जाया करूँगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं बच्चियों को लेकर इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। बेगम, शाम के खाने में कुछ अच्छे आइटम्स भी बनवा लीजिएगा। शाम में दिलावर की बहनें आ रही हैं महक को देखने, और हाँ, कल शाम महक और दिलावर की मंगनी की रस्म भी अदा होगी, तो देख लेना। लड़कियों से कह देना अगर वो अपनी दोस्तों को बुलाना चाहें तो बुला लें। मैंने भाई साहब को कॉल कर दिया है, लेकिन वो लोग नहीं आ पाएंगे। अगर कुछ मंगवाना है तो बता देना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठहरो, रहने दो, बच्चियों को मैं खुद बता दूंगा। मुझे ये बताओ वो हैं किधर, मैं फ्रेश होने से पहले उन्हें मिल लूं। आलियान चौधरी हकीमाना लहजे में कहते अपने कमरे की जानिब बढ़े, लेकिन फिर से वापस आते अपनी बेटियों के बारे में पूछने लगे। जी वो सब पीछे पीछे लॉन में है, रोशना बेगम ने जवाब में कहा। तो आलियान चौधरी हवेली से निकलते हवेली के पिछले लॉन की तरफ बढ़े, जहाँ उनकी जिंदगी, उनकी खुशियाँ थी। हाँ हाँ, अब इसकी बेटियां ही इसके लिए सब कुछ हैं। माँ की तो कोई हैसियत नहीं रही, जिसने इसे अपनी जान पर खेल कर पैदा किया, इसे दुनिया की गर्म सर्द हवाओं से बचाकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया। ये सब तेरी वजह से हुआ है कलमुही। ना तो बेटियां पैदा करती और ना वो मनहूस मुझसे मेरा बेटा छीनती। परवीन बेगम पहले तो अपने बेटे के गुस्से से डरते खामोश हो गई, लेकिन उनके निकलते ही वो फिर से शुरू होते। रोशना बेगम को कोसते सारा इल्ज़ाम उन पर लगाते अपने कमरे की तरफ बढ़ी। चल सीधी खड़ी हो जा और हिलना मत, चुपचाप ये सेब अपने सर पर रख, वरना मैं तेरी खोपड़ी में सुराख कर दूंगी। महक अपने हाथ में आलियान चौधरी की लोडेड पिस्टल पकड़े सुंदस को सर पर सेब रखने का कहते उसके सर के ऊपर सेब का निशाना लेते बोली। महक, तुम पागल हो चुकी हो, अगर तुम्हारा निशाना जरा भी चुका तो सुंदस नहीं बचेगी। अबीहा ने मिन्नत भरे अंदाज में महक को नई खुराफात करने से रोकने की कोशिश की। ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा निशाना चूक जाए, तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं महक चौधरी हूँ, महक चौधरी। महक ने इतराते हुए कहा। सुंदस तू हट जा, ये तो पागल हो चुकी है। अबीहा ने सुंदस को पीछे हटने का कहा। आपी खेल तो खेल है, मैं हारी हूं तो पनिशमेंट तो भुगतनी पड़ेगी ना, और मुझे महक पर पूरा भरोसा है, उसका निशाना कभी नहीं चूकेगा। चल महक, चला गोली। सुंदस ने अबीहा को समझाने के बाद अपने सर पर सेब रखते महक को गोली चलाने का कहा। हिलना मत सुंदस, महक ने इतना कहते उसके सर के ऊपर सेब का निशाना लेते ट्रैगर दबाया।
ठा की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि पूरी हवेली लरज़ उठी थी। सब बच्चों ने अपने कानों पर हाथ रखे और हवेली के अंदर मौजूद रोशना बेगम और परवीन बेगम अपने दिलों पर हाथ रखते हुए बोली, या अल्लाह खैर, ये गोली की आवाज़। वो दोनों भी बाहर की तरफ दौड़ी। आलियान चौधरी जो हवेली के पिछले लॉन की तरफ बढ़ रहे थे, उनके कदमों ने तेज़ी पकड़ी। सुंदस के सर पर सेब के परहच्चे उड़ चुके थे। चल अब ये संतरा सर पर रख। महक ने एक संतरा आखिल को दिया तो वो संतरा पकड़े सुंदस की तरफ बढ़ा और संतरा उसके हाथ में दिया। सुंदस संतरा पकड़ते उसे भी सर पर रख गई, लेकिन अब की दफ़ा वो अपनी आंखें बंद कर गई थी। महक ने उसका निशाना लेते जैसे ही ट्रैगर दबाना चाहा, सामने से आते आलियान चौधरी पर नज़र पड़ते वो पिस्टल अपनी पैंट की पॉकेट में बैक पॉकेट में छुपा गई थी। चल महक, जल्दी करना वरना मम्मा आ जाएंगी। इसके बाद मैं तेरी कोई शर्त नहीं मानने वाली, सुंदस ने बंद आंखों से कहा। तो पास पहुंचे आलियान चौधरी ने महक को घूर कर देखा। महक उनके सामने दोनों हाथ खड़े करते ना में सर हिलाने लगी, चौंके बताना चाह रही हो कि इसने ये सब नहीं किया, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। महक यार जल्दी करना, क्या सोच रही है? अभी तो लीमू और बेर भी तो बाकी हैं, और मुझे लगता है कि गोली की आवाज़ हवेली के अंदर तक चली गई होगी और मम्मा ने भी सुन ली होगी। अगर उन्होंने सुन ली। सुंदस आंखें बंद की अपनी रो में बोलते आंखें खोल गई। सुंदस अपनी ड्रो में बोलते आंखें खोल गई, लेकिन सामने खड़े आलियान चौधरी को गुस्से में देखते और उनके पीछे खड़ी अपनी माँ और दादी को देखते ज़बान को ब्रेक लगा गई। महक, तुम एक ही दफ़ा में मेरी जान क्यों नहीं ले लेती? रोशना बेगम ने आगे बढ़ते महक के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारते कहा। तड़ाक की आवाज़ सबको साकत कर गई। आलियान चौधरी को लगा जैसे ये थप्पड़ उनके रुखसार पर लगा हो। वो अपनी दोनों मुट्ठियों को सख्ती से भींच गए। थप्पड़ की गूंज सुनते सब बच्चे अपने अपने कानों में पर हाथ रख गए। रोशना बेगम की उंगलियों के निशान महक के गाल पर छप गए। इसका सफ़ेद गुलाबी माइल गाल लाल सुर्ख हो चुका था। उसकी आंखें तेज़ी से भीगने लगी थी। ये जिंदगी का पहला थप्पड़ था जो महक के गाल पर पड़ा था, और वो भी उसकी माँ के हाथों। और ये पहला थप्पड़ ही था जो रोशना बेगम ने अपने किसी बच्चे को मारा था, वरना वो बहुत साबिरा औरत थी। बच्चे चाहे कितनी ही शरारतें क्यों ना कर लें और चाहे कितना ही तंग क्यों ना करें, रोशना बेगम ने कभी उन पर गुस्सा नहीं किया था, और मारना तो बहुत दूर की बात थी। महक, मुझे ये थप्पड़ तुझे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, रोशना बेगम ने नम आंखों से चिल्लाते हुए कहा। महक को थप्पड़ मारकर रोशना बेगम के दिल को कुछ हुआ। दोनों एक दूसरे को नम आंखों से देख रही थी। अगर मार देती तो नौबत यहाँ तक ना आती। तौबा, खुदा बचाए ऐसी आफत से। अगर गोली सुंदस के सर में लग जाती तो? हाय मेरी बच्ची। परवीन बेगम ने झूठे लाड़ लड़ाते सुंदस को अपने साथ लगाया था। छोड़े मुझे दादो, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। महक कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वो बहुत अच्छी निशानेबाज है। कॉलेज में होने वाले हर गेम में हिस्सा लेते फर्स्ट पोजीशन लेती है। और मम्मा, क्या आपने देखा नहीं, इसके पास ढेरों मेडल्स और ट्रॉफीज भी हैं? सुंदस ने खुद को अपनी दादी से छुड़वाते चिढ़कर कहा। उसे अपनी माँ का यूं महक पर हाथ उठाना बहुत बुरा लगा था। शट अप सुंदस, तू पागल हो चुकी है। अगर एक दफ़ा इसका निशाना नहीं चूका तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं चूकेगा। रोशना बेगम ने सुंदस को शट अप कॉल देते डपटते हुए कहा। ये क्या किया तुमने रोशना? तुम्हें बताया था ना कि आज के महक के ससुराल वाले से देखने आ रहे हैं, लेकिन अब देखो ये निशान। थप्पड़ मारने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब अगर वो लोग इस निशान के बारे में पूछेंगे तो क्या बताओगी उन्हें? आलियान चौधरी ने महक के रुखसार पर हाथ रखते हुए नम आंखों से महक के गाल को देखते हुए कहा। इसकी बहनें आ रही हैं, वो देखेंगी तो क्या कहेंगी? आलियान चौधरी ने रोशना बेगम की तरफ मुड़ते उन्हें घूर कर देखा। अब भी आप मुझे ही गलत कह रहे हैं, रोशना बेगम ने शिकवा भरी निगाहों से देखते हुए आलियान चौधरी से कहा। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी बेगम? माना कि गलती की है इसने तो डांट देती ना, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? आलियान चौधरी ने रोशना बेगम की आंखों में शिकवा और आंसू देखते हुए कहा। सॉरी, वो आपकी बेटियां हैं, मुझे इन्हें कुछ भी कहने का हक नहीं, आइंदा नहीं कहूंगी। रोशना बेगम इतना कहते वहां से तेज तेज कदम उठाते चली गई। महक, क्यों करती हो अपनी माँ को तंग? देखा ना, खा लिया ना थप्पड़। आलियान चौधरी महक के पास आते हुए बोले, और हमारी बेगम को भी नाराज कर दिया। इसकी फिक्र आप ना करें, इस निशान को तो मैं छुपा दूंगी, लेकिन आपकी बेगम, इनका मैं कुछ नहीं कर सकती, इन्हें तो आपको ही संभालना पड़ेगा। सुंदस ने चुटकी बजाते हल पेश किया। तुम दोनों ना किसी दिन मुझसे पिटोगी अब। आलियान चौधरी ने दोनों के गालों पर हल्की सी चपत लगाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आउच, महक ने मुंह बनाते हुए कहा। हाय मेरा बच्चा, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? आलियान चौधरी ने फिक्रमंदी से इसके गाल को छूते पूछा। बहुत, महक ने रोने वाला मुंह बनाते हुए कहा।
हाय मेरी जान, आलियान चौधरी ने उसके गाल को चूमते हुए कहा। अब ठीक है, महक ने चहकते हुए कहा, वो जो कब से अपने बाप की घूरी और इग्नोरेंस बर्दाश्त कर रही थी। आलियान चौधरी का प्यार बटोरने में कामयाब होते खुश हुई। क्या मतलब? बस हमारी एक किस से? आलियान चौधरी ने मसनूई हैरत से पूछा। जी, आप जानते हैं ना कि आपकी इग्नोरेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और ये मसनूई नाराज़गी भी मत दिखाया करें। आप जानते हैं ना कि आप मुझसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते और ना ही मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं। महक ने उनके चेहरे को दोनों हाथों में थामते हुए चहचहाते हुए कहा। हाँ हाँ, बिगाड़ इसे आज। आज तो इसने गोली चलाई है, आगे ना जाने क्या करेगी। परवीन बेगम गुस्से से बड़बड़ाते हुए हवेली के अंदर की जानिब बढ़ी। आलियान चौधरी ने ताज्जुब से सरना में हिलाया। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो। आज तुम्हारी होने वाली नंदें आ रही हैं तुम्हें देखने, सो प्लीज़ अपनी शरारतों को कुछ देर के लिए एक साइड रख कर इनसे अच्छे से मिलना और अपनी मम्मा को भी तंग मत करना। तुम तो अपने बाबा की अच्छी और समझदार बेटी हो ना। आलियान चौधरी ने महक को उसकी नंदों के बारे में बताते उसके मस्का लगाने की कोशिश की। वो जानते थे कि महक को कैसे मनाना है। अपने बाबा की बात मानोगी ना? महक को पुरसोच अंदाज में खड़े देखकर आलियान चौधरी ने फिर से सवाल किया। बहादुर भी तो कहे ना, वो तो कहा ही नहीं। महक की बात सुनते आलियान चौधरी का कहकहा बेसाख्ता था। अच्छा अच्छा मेरे बहादुर बेटे, अब चलें अंदर, आलियान चौधरी ने हंसते हुए कहा। और तुम सब शैतान की टोली, तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो। नो मोर शरारत, ओके? चलो अब सब अंदर, और जल्दी से रेडी हो जाओ, गेस्ट पहुंचने वाले होंगे। आलियान चौधरी सबको साथ लिए हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़े। बाबा जानी, हमारा एडमिशन हो गया क्या? साथ चलती अबीहा ने पूछा। जी मेरी जान, हो गया है, और अगले महीने से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, आलियान चौधरी ने अबीहा के सर पर हाथ फेरते हुए बताया। बाबा जानी, आपकी मीटिंग कैसी रही? क्या आर्यन खान मान गए? कुछ हुआ तो नहीं? महक ने आलियान चौधरी के से एक साथ कई सवाल किए। जी मेरी जान, अच्छी रही, और आर्यन खानज़ादा मान गए हैं, सब अच्छे से हो गया है। लेकिन हाँ, वो आर्यन खानज़ादा नहीं, आपके लिए आर्यन अंकल हैं। आर्यन खानज़ादा वो हमारे लिए हैं, अंडरस्टैंड? आलियान चौधरी ने सब बताते उसे उसके छोटे होने और आर्यन खानज़ादा के बड़े होने का एहसास भी दिलाया था। जी, महक ने हाँ में सर हिलाते कहा। गुड गर्ल, आलियान चौधरी कहते अपने कमरे की जानिब बढ़े। बेस्ट ऑफ लक बाबा जानी, महक ने दोनों हाथों से आलियान चौधरी को बेस्ट ऑफ लक कहा था। थैंक यू बेटा, अब जाएं और जल्दी से रेडी हो जाएं, आलियान चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो बच्चा पार्टी, महक इतना कहते सबको साथ लिए अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गई। अरे बेगम, मेरी बात का वो मतलब नहीं था, प्लीज़ अब गुस्सा थूक दें और माफ़ कर दें अपने इस गरीब और लाचार शोहर को। आलियान चौधरी अपने कमरे में खड़े कान पकड़े रोशना बेगम से माफ़ी मांग रहे थे। गरीब, लाचार, और वो भी आप? गरीब और लाचार तो मैं हूँ जो अपनी बेटियों पर कोई हक नहीं रखती, इन्हें डांट नहीं सकती, इन्हें मार नहीं सकती। रोशना बेगम ने नरूठे अंदाज में कहा। डांटने से किसने मना किया है? डांटे ना जितना जी चाहे, लेकिन हाथ उठाना अच्छी बात नहीं। आलियान चौधरी उन्हें बैक करते कहते उनकी गर्दन पर अपने लब रख गए। आप जानते हैं चौधरी साहब, मैंने इन पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज महक ने हर हद पार कर दी थी, इसलिए मुझे उस पर हाथ उठाना पड़ा। अगर आज वो गोली सुंदस के सर में लग जाती तो आपने सोचा है कि क्या हो सकता था? अगर महक को आज नहीं रोका गया तो कल को कोई बड़ी बात। रोशना बेगम ने आलियान चौधरी को समझाते हुए कहना शुरू किया तो उनका मोबाइल बजा। हाँ बोलो। क्या? मैं अभी आया, आलियान चौधरी ने कॉल अटेंड करते रोशना बेगम को इशारे से खामोश रहने का कहते फ़ोन सुना, और साथ ही वो रोशना बेगम को अपने लबों से छूते बेबाक शरारतें कर रहे थे। लेकिन फ़ोन पर दूसरे बंदे की बात सुनते आलियान चौधरी रोशना बेगम की धड़कनों से सर उठाते परेशानी से पीछे हटते तेज़ी से कमरे से बाहर निकले। अब इन्हें क्या हो गया चौधरी साहब? वो मेहमान, रोशना बेगम ने पीछे से कहा। इन्हें आप देख लेना, हम थोड़ी देर तक आते हैं, आलियान चौधरी इतना कहते अपनी गाड़ी की चाबी लेते हवेली से बाहर की जानिब बढ़े। सर, हमें लगता है इन सब को 2 दिन पहले मारकर आपके फार्म हाउस आपके शेरू के आगे फेंक दिया गया था। इन सब की हालत बहुत ख़राब है, बहुत बुरे तरीके से मारा गया है इन्हें। और आप जानते हैं ये कौन है? ये आदिल चौधरी है, और ये दानियाल चौधरी, और ये 10 लोग उनके साथी। और मैंने सुना है कि आपकी बेटी 2 दिन पहले ही आदिल चौधरी के फार्म हाउस गई थी, और ये भी सुना है कि वो बहुत गुस्से में वहाँ गई थी। आलियान चौधरी जब फार्म हाउस पहुँचे तो उनके फार्म हाउस पर बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी।
तो चलिए आज की एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं और अगली एपिसोड के लिए कल तक का इंतज़ार कीजिए। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक अगली नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। और प्लीज़ चैनल लाइक और कमेंट्स भी किया करें। और अगली इस किस्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान में जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दुआ में मुझ नाचीज़ को भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।